भारत में पिछले कुछ टाइम में 17 बैंक बंद हो चुके हैं, जिनमें से 15 कोऑपरेटिव बैंक्स और 2 कमर्शियल बैंक हैं। इनमें कई छोटे बड़े नाम शामिल हैं। हो सकता है कुछ एक में आप लोगों के खाते भी हों और आप परेशान हो लेकिन समझ नहीं पा रहे हो कि क्यों ये बैंक बंद हो रहे हैं। तो आज आपको इस बात का जवाब देंगे कि भारत में कोऑपरेटिव बैंक्स के बंद होने का मुख्य कारण क्या है, क्या भारत में कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर दबाव में है और भारत में कोऑपरेटिव बैंक्स का भविष्य कैसा रहने वाला है। इस जानकारी के लिए बस आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना है। आप देख रहे हैं मनी 9। मेरा नाम है रोहित कौशिक। भारत में कोऑपरेटिव बैंक्स की ताज़ा स्थिति दबाव में दिखाई देती है क्योंकि 2024-25 में DICGC ने कुल 17 बैंकों का डी रजिस्ट्रेशन कर दिया है, मतलब उनको रद्द कर दिया है, उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। इसमें देश के कई राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी और तमिलनाडु तक में कोऑपरेटिव बैंक शामिल हैं जिनको रद्द कर दिया गया है, जिनकी DICGC ने सदस्यता को रद्द किया है। जिसके बाद कुल रजिस्टर्ड बैंकों की संख्या मार्च 2025 तक 1982 रह गई है, जो पिछले साल तक 1997 से कम है, यानी पहले ज़्यादा हुआ करती थी। ये गिरावट 2001 के बाद से लगातार जारी है और ऐसी ही गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि कोऑपरेटिव बैंक्स अभी भी भारत के फाइनेंशियल इंक्लूजन में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि कुल रजिस्टर्ड संस्थानों में 93% कोऑपरेटिव बैंक्स ही मौजूद हैं, जिनमें शहरी, जिला और राज्य स्तर में बैंक ये शामिल हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इनके बंद होने के पीछे कारण क्या है। कारणों पर अगर नजर डालें तो ज्यादातर कोऑपरेटिव बैंक्स वित्तीय संकट और खराब पूंजी की स्थिति के कारण बंद होते हैं। इसके अलावा कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, जिसके चलते RBI उन बैंकों के लाइसेंस को रद्द कर देता है। कई बार कोऑपरेटिव बैंक्स को फर्जीवाड़ा, गलत लोन देने या नीतियों का उल्लंघन करते भी पाया जाता है, जिससे समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जैसे कि PMC वाला बैंक कांड। वहीं जब बैंक में लिक्विडिटी संकट बढ़ जाता है, यानी बैंक में नकदी की कमी हो जाती है, ऐसी स्थिति में बैंक जमाकर्ताओं को राशि देना बंद कर देते हैं, जिससे ग्राहकों का भरोसा उस बैंक से उठ जाता है और बैंक के डूबने का खतरा बढ़ जाता है। और जब समय समय पर RBI से नोटिस मिलने के बाद भी सुधार ना करने पर कड़ी कार्रवाई RBI की ओर से फिर की जाती है और ये सब भी बैंक के क्लोजर का कारण बनती है। इसलिए वित्तीय मजबूती, नियमों का कड़ाई से पालन और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी का अभाव कोऑपरेटिव बैंकों के क्लोजर का कारण बनते हैं और उनका लाइसेंस RBI द्वारा रद्द कर दिया जाता है। ये कदम जमाकर्ताओं के हित की सुरक्षा और बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता को बनाए रखने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए RBI को ये कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। अब आपको कोऑपरेटिव बैंक्स और कमर्शियल बैंक में अंतर भी बता देते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स छोटे शहरों और गाँवों में अपनी सेवाएं देते हैं। इनमें छोटे ग्राहकों, किसानों, स्थानीय समुदायों को बैंकिंग सेवाएं मिलती हैं। दिल्ली कोऑपरेटिव बैंक इसका एक एग्जाम्पल है। मुंबई कोऑपरेटिव बैंक और भोपाल कोऑपरेटिव बैंक इस तरह के बैंक्स में शामिल है। वहीं अगर कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो ये ज़्यादातर बड़े शहरों में मौजूद होते हैं। ये लोगों और व्यवसायों से पैसा जमा करते हैं और फिर उन्हें लोन के रूप में आगे दे देते हैं और फिर अपनी कमाई करते हैं। कमर्शियल बैंक्स में आप जानते हैं SBI, PNB, HDFC जैसे बड़े नाम शामिल हैं। खैर, सब चुनौतीपूर्ण पहलुओं के बावजूद भारत में कोऑपरेटिव बैंकों की स्थिति सकारात्मक बनी हुई है। कारण कोऑपरेटिव बैंक फाइनेंशियल इंक्लूजन में एक अहम रोल अदा करते हैं हमारे देश में, खासकर ग्रामीण और Tier 3 सिटीज़ में, जहां पे छोटे कारोबारियों, किसानों और मध्यम वर्ग को बैंकिंग सेवाएं देते हैं। और कमाल की बात यह है कि कोऑपरेटिव बैंक्स देश के बड़े बड़े कमर्शियल बैंक्स पर भी भारी पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ आंकड़े अगर आप देखें तो आपको ये समझ आएगा। कोऑपरेटिव बैंक्स छोटे जमाकर्ताओं को कमर्शियल बैंक्स की तुलना में ज़्यादा मजबूत सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स का इंश्योर्ड डिपॉजिट रेशो 63.1% है, जो कमर्शियल बैंक्स की तुलना में, जो कि 41.5% है, ये काफ़ी कम है कमर्शियल बैंकों का कोऑपरेटिव बैंक के मुकाबले में। इसी तरह कोऑपरेटिव बैंक्स में 98.3% खाते पूरी तरह से बीमा कवरेज में आते हैं, जबकि कमर्शियल बैंक्स में यह आंकड़ा 97.6% है।
तो इस लिहाज से कोऑपरेटिव बैंक्स देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन कुछ अनियमितताओं और गड़बड़ियों के चलते आरबीआई को इन पर सख्त एक्शन लेना पड़ता है ताकि आम लोगों के हितों की रक्षा की जा सके। आपको इस मुद्दे पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।